Hey, what's up guys? This is Sahil and I welcome you all to Chat this YouTube channel. आज हम अपना पांचवा चैप्टर नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अपथ्रस्ट इन फ्लूइड एंड आर्किमिड्स प्रिंसिपल। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर फ्लूइड्स को नहीं पढ़ा है तो जल्दी से जाकर पढ़िए क्योंकि उस चैप्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में यूज होंगे। और ये हमारा आज का पहला लेक्चर है, दिस इज लेक्चर 1 और हम हेडिंग डाल लीजिए बियॉन्ड 10 बियॉन्सी एंड अपथ्रस्ट। और पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा अपथ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स। देखिए अपथ्रस्ट और बियॉन्ड फोर्स है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एफबी से। किससे? एफबी, फेसबुक नहीं, बियॉन्ड फोर्स। क्या? बियॉन्ड फोर्स। ठीक है, चलिए देखिए कहता क्या है ये। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इन विच इट इज सबमर्ज्ड इट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और बियॉन्ड फोर्स। अरे यार डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन को छोड़ो, अभी समझते हैं क्या होता है। देखो जब भी मान लो ये एक कोई भी एक कंटेनर है, इसमें यहाँ तक कोई फ्लूइड भरा हुआ है और इस फ्लूइड में अगर मान लीजिए आप कोई ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करते हैं, डुबा देते हैं, ठीक है, तो ये तो जैसे ही अगर आप डुबाते हैं तो ये एक अपवर्ड आप एक फोर्स एक्सपीरियंस करते होंगे और एक डाउनवर्ड फोर्स तो हमें पता है जो कि क्या होता है, वेट फोर्स विच इज इक्वल टू mg के अलावा एक अपवर्ड फोर्स लगता रहता है जिस कारण से कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट काइंड ऑफ फ्लोट करता है। ठीक है, तो ये अपवर्ड फोर्स आपने फील किया होगा। जैसे कि अगर मान लो आप एक बकेट लो और बकेट में पानी भर दो, उसमें एक खाली कैन को डुबाओ, खाली कैन को डुबाओगे, हाथ रखोगे, जैसे आप छोड़ोगे वो कैन वापस आएगा। तो अगर कोई चीज नीचे जा रही है अचानक से वापस आ रही है, इट मीन्स देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो उस पर एक फोर्स लग ही रहा होगा। तो उसी तरह से उसी तरह से ये भी चीज आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। और भी चीजें हैं, जैसे कि अगर आप मग को एक बकेट वाटर में मग को उल्टा करके अगर आप डालते हो और फिर उसे प्रेस करके रखते हो तो आपको एक फोर्स फील होती है, वही फोर्स अपवर्ड फोर्स है। तो वो फोर्स तो कहता क्या है हमारा, जब भी किसी भी फ्लूइड में हम कोई भी ऑब्जेक्ट को जब भी सबमर्ज करते हैं तो एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और इस अपवर्ड फोर्स को हम लोग एफ बी बोलते हैं, विच इज बियॉन्ड फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बियॉन्ड फोर्स, इसे हम कहते हैं बियॉन्ड फोर्स, डिनोटेड बाय एफ बी। पता ही होगा इसके, पता क्या मैंने ही बताया, पता कैसे होगा तुम लोग को, मैंने तो बताया। चलो इसे हम बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। उसके साथ ये जो बियॉन्ड फोर्स होता है इसे एक और नाम से जानते हैं जो कि है क्या हमारा अपथ्रस्ट। क्या जानते हैं इसको? अप थ्रस्ट। अब आपने थ्रस्ट को जरूर पढ़ा होगा, लास्ट चैप्टर में थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट इज नथिंग बट अ नॉर्मल फोर्स। ये क्या होता है? एक तरह का नॉर्मल फोर्स होता है। कौन होता है नॉर्मल फोर्स? थ्रस्ट। अब ये क्या? अप थ्रस्ट, यानी थ्रस्ट तो लगेगा लेकिन अप डायरेक्शन में। तो उसी तरह से इस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पे एक ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी और वही फोर्स क्या होगी? अपथ्रस्ट होगी। क्लियर है यहाँ पे टॉपिक? अपथ्रस्ट पता चल गया, बियॉन्ड फोर्स पता चल गया, बट हेडिंग क्या है हमारा? बियॉन्सी एंड अपथ्रस्ट। तो ये वाला टॉपिक तो क्लियर है, बट ये क्या है? ठीक है, तो ये है क्या? बियॉन्सी। और ये जो प्रॉपर्टी होती है ना फ्लूइड की, कि जब भी आप उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करते हो तो वो एक अपथ्रस्ट फोर्स पैदा करती है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बियॉन्सी कहते हैं। ये जो आपने पूरी चीज पढ़ी, इसी की जो प्रॉपर्टी है, इसी की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब वो पैसे वाली प्रॉपर्टी नहीं, इसकी जो प्रॉपर्टी है वही है हमारा बियॉन्सी। ठीक है, BUOYANCY। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बियॉन्सी कहते हैं। अब बियॉन्सी को लेके पूरा लेक्चर होने वाला है, कैलकुलेट भी कैसे करेंगे, बियॉन्ड फोर्स का कैलकुलेशन करने वाले होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ हमारा कपड़ा, हाँ चलिए देखिए। अब जैसे कि अभी हमने जाना कि हमारा अपथ्रस्ट जो है, एफ बी जो है, वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है और नीचे की तरफ एम जी लग रहा होता है। क्लियर है यहाँ पर? बट इसके बेसिस पे हम लोग अब ये फाइंड आउट करेंगे, वी विल फाइंड कि कोई भी चीज़ वाटर में सिंक मतलब डूब जाना या फ्लोट कैसे होती है। तो सिंक या फ्लोट कैसे होगी कोई भी चीज़, तो वो आज जानेंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना आपने कुछ नहीं करना, आपने एक कंटेनर बनाना, मेरे साथ बनाओ। मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है। दूसरा कलर लिया जाए क्या? हाँ लेते हैं दूसरा कलर। ठीक है, आज ब्लू है, पानी पानी पानी। ठीक है, तो ये मान लो ये हमारा फ्लूइड है। ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट को क्या कर दिए? सबमर्ज कर दिए।
अभी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ क्या कौन सा फोर्स लगाएगा, अपना खुद का वेट फोर्स विच इज इक्वल टू mg। वेट कितने के बराबर होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितने के बराबर होता है, mg के बराबर। मेरा मास कितना है, मान लो मेरा मास है 60 kg है मेरा मास है 60 kg और g कितना लग रहा है 9.8, तो मेरा वेट कितना होगा 60 इंटू 9.8, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, काम करते 10 मिलते चीटिंग हैशटैग। तो ये हो गया 600, तो मेरा वेट कितना होगा 600 न्यूटन होगा। उसी तरह से मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट को जब सबमर्ज करोगे तो उसका एक वेट फोर्स लगेगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब यहाँ हमारा अर्थ है तो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ लगता है। हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा है ये टॉपिक फोर्थ चैप्टर में पढ़ा होगा एनएलएम में, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें ये चीज़ पढ़ाई गई थी। अब चलो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है कि नीचे की तरफ हमेशा क्या लगता है mg लगता है और ऊपर की तरफ हमारा fb लगता है, जो जिसे हम कहते हैं बियॉन्ड फोर्स, ठीक है, क्लियर है। अब ये बियॉन्ड फोर्स हो सकता है कि mg के बराबर हो सकता है कि उससे बड़ा हो सकता है उससे छोटा हो, तीनों चीज़ें हो सकती है। तो देखो अगर हमारा fb ग्रेटर होता है mg के, क्या है fb अगर ग्रेटर होता है mg के, तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज कर दोगे तो आप देखोगे आफ्टर सम टाइम वो राइज करता है लिक्विड में। तो fb अगर ग्रेटर होता है तो सिंपली द ऑब्जेक्ट विल राइज इन लिक्विड। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा लिक्विड में राइज करेगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड में राइज करता हुआ दिखेगा। जैसे आप रख दो और वो देखोगे एकदम से राइज कर रहा है, क्यों, अगर ये fb हमारा ज़्यादा होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है एक्चुअली में, ये आपके सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता। आप में ये दो ही चीज़ पढ़ाई जाती है, या तो इक्वल होगा तो फ्लोट कर जाएगा, या अगर ये mg बड़ा होगा तो सिंक करेगा, ये दो ही चीज़ पढ़ाई जाती है। बट ये राइज वाला केस नहीं पढ़ाया जाता, बहुत कई जगह पे बताया जाता है, कहीं नहीं बताया जाता, बट आपके सिलेबस में तो नहीं है। बट फिर भी जान लो कि अगर fb बियॉन्ड फोर्स अगर हमारा ग्रेटर हो जाता है किसी केस के, तो mg जो होता है तो mg से बड़ा होता है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा राइज करता हुआ दिखेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट राइज करता हुआ दिखेगा। आप लोग भी मेहनत करोगे, आप लोग भी अपनी लाइफ में राइज करोगे, ठीक है, ग्रो करोगे। सेकंड, ये तो हमारा हो गया केस 1, पहला केस, ठीक है। अब हम आते हैं अपने दूसरे केस की तरफ, केस नंबर 2। मैं लॉयर नहीं हूँ, ये केस फिजिक्स वाला केस है, ठीक है, फिजिक्स वाला केस टीचर बताता है और असली वाला केस तो लॉयर। तो केस टू क्या कहता है कि अगर हमारा जो बियॉन्ड फोर्स है वो इक्वल हो जाता है किसके, mg के। बियॉन्ड फोर्स किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। तो बियॉन्ड फोर्स mg के इक्वल अगर इन केस हो गया तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। ऑब्जेक्ट क्या होगा, फ्लोट करता हुआ आपको दिखेगा, और ये होगा, और ये फ्लोट के साथ साथ ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। क्या मेंटेन करेगा, इक्विलिब्रियम, ठीक है, लिक्विड में इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, ये राइज होता हुआ दिखेगा, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। यानी इनकेस अगर ये मान लो अगर आपने इसे थोड़ा सा यहाँ पर डुबा के रखा है तो ये यहीं पर हल्का सा डूबा हुआ रहेगा और अपनी जगह पर रहेगा, बहुत सडनली ऊपर भी नहीं आएगा और नीचे भी नहीं रहेगा, एकदम इक्विलिब्रियम, एकदम सही, एकदम अच्छा बच्चा, ठीक है। ये होता है केस 2। और नंबर 3 जो कि है हमारा केस 3, जो बताया गया कि अब गंदा बच्चा कि वो डूब ही जाएगा, ठीक है, डूब के कीचड़ में खेलेगा, ठीक। तो ये अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारा mg जो है वो बड़ा हो जाता है बियॉन्ड फोर्स के, तब जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करेगा, सिंक करेगा। वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा जी। क्लियर है बातें। चलिए अब इसके साथ साथ हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि कब सिंक कर रहा है, कब फ्लोट कर रहा है, कब राइज कर रहा है, ये तो चीज़ें पढ़नी है। बट उसके साथ साथ एक और चीज़ है कि ये एफ निकालेंगे कैसे, ये तो होगा, तो एफ का कैलकुलेशन तो हम देखेंगे। बट उससे पहले इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते कि एफ हमारा कि बियॉन्ड फोर्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग उस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि बियॉन्ड फोर्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप प्लीज़ पॉज करके इसको नोट कर लेना, नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो है हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियॉन्ड फोर्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बुक में जो वर्ड बाय वर्ड है वो तो मैं नहीं लिखूंगा, बट आई विल एक्सप्लेन देम, ठीक है। तो आपके बुक में जो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो ये कहा जाएगा कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बियॉन्ड फोर्स लगेगा। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, इफ द ऑब्जेक्ट वॉल्यूम इज मोर एफ बी विल बी मोर। तो आप बोल सकते हैं ये काइंड ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ले लेते हैं v और ये हमारा अगर एफ बी है तो ये काइंड ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है कि जो हमारा वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो एफ बी भी बढ़ जाएगा। क्लियर है चीज़, ठीक है।
सेकेंड जो चीज़ बताई जाती है, मान लो दो फ्लूइड है, ठीक है, एग्जाम्पल दिया होगा आपके बुक में, मान लो दो फ्लूइड है, एक फ्लूइड जो है वो है क्या हमारा वाटर, एक जो दूसरा फ्लूइड है, एक मिनट बढ़िया से बनाते हैं इसे, आराम आराम से हौले हौले से पूरा लेक्चर को कवर करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा पहला फ्लूइड वाटर है, दूसरा फ्लूइड हम लोग ले लेते हैं हनी, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्या है, वाटर हनी, हनी वाटर, गर्म पानी में शहद मिला के पियो, वजन कम होगा, उसमें अदरक भी डाल देना तो और वजन कम होगा, और हल्दी भी डाल दोगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, ये सुबह सुबह करना चाहिए। तो देखो वाटर और हनी को हमने मान लो डाल दिया, अब हनी ब्लू तो नहीं होता बट क्या करें, यही कलर है हमारे पास, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपने इसमें दो सेम ही ऑब्जेक्ट डाल दिए, मान लो दो ऑब्जेक्ट डाले, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सेम है, ठीक है, इसका भी कुछ जो मास है, इसका भी जो मास है और इसका जो मास है वो है सेम, तो देख लो, तो जिस लिक्विड का, जिस फ्लूइड का डेंसिटी ज़्यादा होगा, याद रखना, जिस फ्लूइड का, मान लो ये फ्लूइड ए है हमारा और ये हमारा फ्लूइड बी है, तो फ्लूइड ए का डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है या हनी का डेंसिटी ज़्यादा होता है, पढ़ा है हमने कि जो हनी होता है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, वो एक डेंस लिक्विड है, वो एक थिक लिक्विड है, वो एक गाढ़ा लिक्विड है, ठीक है। तो फ्लूइड बी का डेंसिटी ज़्यादा, तो जिस भी फ्लूइड का डेंसिटी ज़्यादा उसका जो अपथ्रस्ट भी ज़्यादा, उसका अपथ्रस्ट भी ज़्यादा, जिस अपथ्रस्ट, ये हमारा एफ बी ऑफ फ्लूइड, एफ बी हमारा फ्लूइड ए के लिए, ये एफ बी हमारा फ्लूइड बी के लिए, ठीक है। तो ये, तो इसका भी अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा। पहली चीज़ क्या पड़ी कि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा, वॉल्यूम अगर आप बढ़ा दोगे, ज़्यादा वॉल्यूम का सब्सटेंस डालोगे तो उस पर ज़्यादा अपथ्रस्ट लगता है। सेकेंड चीज़ क्या पड़ा कि अगर जिस फ्लूइड में हमने ऑब्जेक्ट को डाला, अगर उस फ्लूइड का डेंसिटी बढ़ता जाएगा तो अपथ्रस्ट भी ज़्यादा लगेगा। थर्ड जो मतलब, और यही उल्टा, थर्ड नहीं, अभी थर्ड नहीं बताया, चलो ठीक है। नंबर थ्री ये चीज कहती है कि जो हमारा अपथ्रस्ट होता है ना, वो हमारा सेंटर ऑफ बियॉन्सी पर लगता है। सेंटर ऑफ बियॉन्सी क्या है वो लेटर लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेटर ऑन वी विल डिस्कस, बट एक तरह से समझ लो कि जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके आसपास होता है, कि जैसे कि मान लो ये हमारा कंटेनर है, यहाँ पर मान लो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर अगर mg लग रहा है तो इसी पॉइंट के एकदम से ऊपर में ही हमारा बियॉन्ड फोर्स लगेगा, और ये बियॉन्ड फोर्स लगता है हमारा सेंटर ऑफ बियॉन्सी पर, सेंटर ऑफ बियॉन्सी, ठीक है। मैं वर्ड बाय वर्ड या एकदम लाइन बाय लाइन तो नहीं बता सकता, इसमें तो दिया था लार्जर विल बी द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, द ग्रेटर विल बी द अपथ्रस्ट फॉर द सेम वॉल्यूम्स, फॉर द सेम वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड हैविंग मोर डेंसिटी इट विल exert more upward upthrust, सिंपल। और ये हमारा जो अपथ्रस्ट जो होता है और बियॉन्ड फोर्स जो होता है वो ऑलवेज एक्ट्स ऑन द सेंटर ऑफ बियॉन्सी। ये तीन चीजें हैं, तीनों हमारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बियॉन्ड फोर्स। अब ये बियॉन्ड फोर्स लगता क्यों है इस पे भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप इसको पॉज करके नोट कर लेना, नोट कर लिया होगा आई होप। चलिए इसको साफ करते हैं और जानते हैं रीजन और कैलकुलेशन। अब हम पढ़ते हैं हमारा रीजन एंड कैलकुलेशन ऑफ बियॉन्ड फोर्स। अब जो हमारा टॉपिक है वो है रीजन एंड कैलकुलेशन ऑफ बियॉन्ड फोर्स, FORCE, रीजन कैलकुलेशन ऑफ FB, ठीक। तो सबसे पहले क्या जानना है, रीजन जानना है कि बियॉन्ड फोर्स लगता क्यों है, ठीक है। बियॉन्ड फोर्स लगता क्यों है, क्या कारण है भाई, ठीक है। ये क्या हो रहा है, हाँ वायर थोड़ा सा पैर पे लग जाता है। तो जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है, कंटेनर, ये हमारा क्या है, फ्लूइड, ये क्या है हमारा पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। अब इस फ्लूइड में मान लो एक ऑब्जेक्ट को हम लोग सबमर्ज करते हैं, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग क्या करते हैं, डुबा देते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को डुबाएंगे तो आपको तो पता होगा ना, एक हमने प्रीवियस चैप्टर में एक चीज़ पढ़ी थी ना, गॉज प्रेशर, काइंड ऑफ गॉज प्रेशर पढ़ा था कि जो प्रेशर होता है अगर डेप्थ ऑफ द लिक्विड, किसी लिक्विड के किसी h डेप्थ पर नीचे जाता है, मान लो ये h1 डेप्थ है और ये ऊपर से लेकर ये नीचे तक ये हमारा h2 डेप्थ है, ठीक है। मान लो ये हमारा h1 डेप्थ है, ये ऊपर से नीचे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा h2 डेप्थ है। तो हमें पता है कि जो प्रेशर होता है वो h, रो और g के बराबर होता है। जो प्रेशर लगता है ऑब्जेक्ट पे जब इसको हम किसी लिक्विड में
डालते हैं, किसी h हाइट तक उसको लेके जाते हैं, h डेप्थ तक लेके जाते हैं, तो क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी के बराबर होता है। सेम चीज़, तो एच रो जी अगर यहाँ पे होगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा पहला, अगर इस पोर्शन पे जो प्रेशर लगेगा, इस पोर्शन पे प्रेशर नीचे की तरफ लगेगा, काइंड ऑफ बोल सकते हैं इस पोर्शन पे प्रेशर कुछ लगेगा, लेट इट बी P1, और इस पोर्शन पे भी कुछ एरिया पे, अब प्रेशर कहाँ लगता है, एरिया पे लगेगा ना, इसका एरिया तो ये A1 है, इसका मान लो एरिया A2 है, ठीक है, एरिया मान लो A1 है, इसका एरिया मान लो A2 है। इसको थोड़ा सा अच्छे से बताते हैं, मान लो ये वही हमारा क्या था, वही हमारा कंटेनर, अब ये मान लो एरिया है A2 और ये एरिया है A1, और ऊपर से ये H1 हाइट पर है, और ये वाला जो है ऊपर से लेकर H2 हाइट पर है। तो इस पे जो प्रेशर लगेगा वो क्या लगेगा, P2 विच इज H रो जी, और ये H कौन सा होगा, ये H2 वाला H होगा, यहाँ पे H क्या है, H2 वाला H है, यहाँ पर H2 वाला H है, यहाँ पर सिमिलरली उसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारा P1 होगा, P1 कितना होगा, H1 रो जी, ठीक है, H1 रो जी होगा, ठीक है, ये हमारा प्रेशर होगा, ठीक है, प्रेशर, हाँ, ये होगा हमारा H1 रो इंटू जी। अब हम लोग प्रेशर को जान गए, P1 P2 जान गए। अब ये जो P1 P2 लग रहा है, तो P1 P2 लग रहा है तो फोर्स भी लग रहा होगा, बियॉन्ड फोर्स क्या है, एक फोर्स है, ये जो अभी हमने जाना ये क्या है, प्रेशर है, ठीक है, हमने अभी जो जाना वो क्या है, प्रेशर, और हमने पढ़ना क्या है, बियॉन्ड फोर्स। अब इसको हमें इस तक कैसे पहुंचेंगे, तो हमें पता है कि जो हमारा फोर्स होता है वो प्रेशर इंटू एरिया होता है, प्रेशर इंटू एरिया होता है। तो अगर सिमिलरली अगर ये P1 हमारा ये है, तो उसी प्रकार से हमारा जो F1 होगा वो क्या होगा, H P1 इंटू P1A, और उसी तरह से F2 जो होगा वो होगा P2A, ठीक, P2A P1A, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आप तो नेट फोर्स अगर देखोगे तो नेट फोर्स विल बी व्हाट, नेट फोर्स जो होगा यहाँ पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, FB, और FB हमारा क्या होगा, F2 माइनस F1, क्लियर है ना, F2 माइनस F1 लगेगा, और जो mg लगता है वो तो सेंटर से तो लग ही रहेगा, लगेगा ही, वो तो लगेगा, वो अलग है, उसको अभी नहीं पढ़ते, उसको अभी नहीं जानना, तो सिंपली FB लगेगा F2 माइनस F1, तो F2 माइनस F1 लगेगा। तो इसी कारण से ये जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और इस प्रेशर डिफरेंस से जो फोर्स अप्लाइड होता है उस कारण से बियॉन्ड फोर्स लगता है। समझने वाला पार्ट यही है, समझने वाला पार्ट यही, इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, मेरा काम समझाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं जाएंगे, सही चीज़ों को समझते। तो ये तो पता चल गया कि ये क्यों लग रहा है, क्योंकि जो प्रेशर्स लगते हैं तो प्रेशर किसी एरिया पे लग रहा है, तो प्रेशर और एरिया का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है, वही हमारा फोर्स होता है। तो नीचे से भी एक फोर्स लगेगा, ऊपर से भी एक फोर्स लगेगा, और इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा, वही हमारा क्या होगा, बियॉन्ड फोर्स होगा। बियॉन्ड फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स, सिंपल। तो ये जो बियॉन्ड फोर्स होगा यही हमारा क्या होता है, ये हमारा बियॉन्ड फोर्स होता है, बियॉन्ड फोर्स ये हमारा बियॉन्ड फोर्स होता है। बियॉन्ड फोर्स क्यों लगता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने के कारण, दैट्स इट, खत्म। चलिए टाटा बाय बाय, अभी टाटा बाय बाय नहीं हुआ, तो यहाँ से रीजन तो पता चलिए रीजन क्यों। अब इसी का कैलकुलेशन वाला पार्ट देखते हैं, तो कैलकुलेशन देखो आधा तो यही हो गया, ठीक है, अगर इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट देखोगे तो कैलकुलेशन क्लियर है। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं, मान लो ये जो FB था, इसको आगे और प्रोसीड करते हैं, पहले एकदम से समझाते हैं कि मान लीजिए ये है A2 A1, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये हाइट है, तो P2 हमने निकाल लिया, P1 हमने निकाल लिया, F1 निकाल लिया, P इंटू दिस इंटू दिस, F2 माइनस F1, और ये जो रो है ना, ये रो तो आपको पता ही होगा, ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, आपको ये चीज़ तो पता होगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड होती है। और ये जो हमारा G होता है, सिंपल, इट इज़ व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ 9.8, ठीक है, विच इज़ 9.8। तो F2 माइनस F1 करते हैं, तो F2 है हमारा क्या, किधर गया, हाँ, P2A, ठीक है, P2A माइनस P1A, ठीक, तो FB हमारा क्या आएगा, सिंपली A को करेंगे तो सिंपली A ब्रैकेट P2 माइनस P1, ठीक, तो FB हमारा काइंड ऑफ, ये याद रखोगे, अभी के लिए ये याद रखो। और देखो एक और चीज़ है कि जो बियॉन्ड फोर्स होता है वो वेट ऑफ द लिक्विड के बराबर होता है, वो जो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्पर्स्ड होता है ना, उसी के बराबर होता है। ये कहा जाता है कि जो बियॉन्ड फोर्स होगा, बियॉन्ड फोर्स जो होगा FB इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्पर्स्ड, वो हम अभी प्रूव कर देंगे। तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्पर्स्ड,
अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मास m रहा होगा, तो इससे इस पे नीचे वेट फोर्स लगा होगा जो कि mg होगा। तो इसका जो वेट होगा, यानी जो ऑब्जेक्ट को आप डुबा रहे हो, तो अगर उस ऑब्जेक्ट का वेट मान लो 100 न्यूटन है, तो वो 100 न्यूटन मतलब वाटर डिस्प्लेस करेगा ना, 100 न्यूटन के मास वाला वाटर डिस्प्लेस करेगा, सिंपल है। तो जितना आप डुबाओगे उतना ही वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, और उतना वाटर थ्रस्ट लगा रहा है। तो ये जो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बारे में, वेट ऑफ द लिक्विड जो होगा वो सिंपली बराबर होगा किसके, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के, वो सिंपली वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। और इस वेट ऑफ द, और इसका अगर मान लेते हैं वेट, अगर mg लेते हैं, अगर ये वेट हम लोग mg लेते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये mg के बराबर होगा। अब बोलोगे कैसे, बताते हैं अभी। देखो कि यहाँ से हमारा fb जो है वो a ब्रैकेट p2 माइनस p1। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं। तो fb हम ये लिख सकते हैं, fb को हम लोग लॉन्ग फॉर्म में लिखते हैं डायरेक्टली, h2 रो जी ए माइनस h1 रो जी ए। तो हम लोग लिख सकते हैं h2 माइनस h1 ए रो जी, ये चीज लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्लियर है। अब देखो h2 माइनस h1, ये जो हमारा पार्ट है क्या है, h2 माइनस h1। अब ये h2 माइनस h1 क्या है, इसी का हाइट है, इस ऑब्जेक्ट का हाइट है, या सिंपली ये यहाँ से जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसका हाइट है, ठीक है। तो ये वाटर डिस्प्लेस्ड है, उसका हाइट है, तो इसको हम लोग h का h ही लिखते हैं। और जब ये h किसी एरिया से मल्टीप्लाई होता है, मान लो अगर कुछ एरिया है और उससे अगर हाइट को आप मल्टीप्लाई करते हो, तो क्या निकल के आता है, वॉल्यूम निकल के आता है। क्या निकल के आता है, वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, ये हो जाएगा v a रो और g, ठीक है। तो वॉल्यूम इनटू एरिया, अब एक और चीज है, वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी और g, ठीक है। तो v a रो g, ठीक है। तो अच्छा ये तो लिखना ही नहीं था ना, वॉल्यूम में लिखना है, तो v रो g के बराबर आ गया। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा FB जो होगा वो किसके बराबर होगा, v रो g के बराबर। अब ये v रो g mg के बराबर कैसे, वो जान लो। इसको मिटा सकते हैं, ये वाला पार्ट मिटाते हैं, ये इस डायग्राम से भी समझ जाओगे। इस वाले ये वाला पार्ट को अगर मिटाए थे, तो FB जो हमारा दिया हुआ है वो कितने के बराबर दिया हुआ है, देख लो, FB इज इक्वल टू v रो g, v रो जी। और हम कहते हैं कि बियॉन्ड फोर्स जो होता है वो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होता है। जितना वेट डिस्प्लेस हुआ तो वेट ऑफ द लिक्विड क्या होता है, m इंटू जी। अब हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो हम लोग मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो उसी तरह से तो v रो जी है, तो वॉल्यूम और जब डेंसिटी मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या आएगा, मास ही तो आएगा। तो सिंपली ये आपका डायरेक्टली mg के बराबर आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो हमारा बियॉन्ड फोर्स होता है वो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होता है, कि जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा उतना ही बियॉन्ड फोर्स लगेगा, ठीक है, जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उतना ही बियॉन्ड फोर्स लगेगा। तो ये पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट भी कर लिया, क्या क्या जान लिया बियॉन्ड फोर्स के बारे में, सब कुछ जान लिया। अब करते हैं बियॉन्ड फोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल है, लुल्लू सा क्वेश्चन है, हलवा सा क्वेश्चन है। हलवा सा क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो वेट है, ऑब्जेक्ट वेट जो है वो फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस मतलब जान रहे हो, फ्री स्पेस मतलब हवा में, हवा में या आपके हाथों में, या आप मतलब पानी में नहीं, हवा में, फ्री स्पेस में इसका जो वेट है वो 2gf के बराबर है। 2gf 200gf, सॉरी इतनी सारी। अब देखो इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट का वेट तो पता चल गया, और इसके साथ ये कह रहा है कि जब इसको हम लोग सबमर्ज करते हैं, सबमर्ज करने के बाद आफ्टर सबमर्ज, ठीक है, तो जब हम लोग सबमर्ज कर लेते हैं तो ये कितने के बराबर होता है, 190 gf के बराबर होता है, ठीक है, 190 gf के बराबर होता है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, देखो ये चीज़ें गिवन है, ऑब्जेक्ट का जो फ्री स्पेस में वेट था वो 200 gf था, मान लो ऐसा टेबल पे रखा हुआ है, इसका जो वेट है वो 200 gf के बराबर है। अब इसके बाद क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में इसी ऑब्जेक्ट को डुबा दिया, और ऑब्जेक्ट को डुबाने के बाद जब इसका वेट कैलकुलेट किया गया तो 190 gf के बराबर बताने लगा, तो 190 gf बताने लगा। अब आपको पता करना है, आपको पता करना है फाइंड नंबर 1 लॉस इन वेट, लॉस इन वेट बताइए, नंबर 2 लॉस इन वेट, एंड नंबर 2 इज अपथ्रस्ट, ठीक है, अपथ्रस्ट, ठीक है।
अपथ्रस्ट कितना होगा, ये दोनों चीजें बतानी। पॉज करो वीडियो को पॉज कर लो और ट्राई कर लो जल्दी से। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लॉस इन वेट। अब लॉस इन वेट कितना है वो जान लेते भैया। देखो लॉस इन वेट कितने के बराबर होगा, जितना वेट कम हो गया जब मान लो आप बहुत मोटे हो और आप मतलब अपना वजन को कम करना चाहते हो, तो आपने मान लो 1 महीने के अंदर 5 किलो घटा लिया, ठीक है, तो लॉस इन वेट कितना हो गया, 5 किलो, ठीक है। पहले मान लो आप 90 किलो के थे, पहले मान लो आप 200 किलो के थे और 190 किलो पे आ गए, तो आपका लॉस इन वेट कितना हो गया, 10 किलो। उसी तरह अगर ये 200 जीएफ पर था और ये वापस आ गया 190 जीएफ पे, तो इसका लॉस इन वेट कितना हो गया, सिंपल, वो तो मास था, सॉरी, लॉस इन वेट कितना हो गया इसका। अगर मान लो आपका ही वेट 190 केजीएफ होता है, सिंपल, अगर आपका वेट 190 केजीएफ हो जाता और इससे पहले आपका वेट 200 केजीएफ होता है, तो डिफरेंस कितने का होता है, 10 का। तो लॉस इन वेट हमारा कितने के बराबर होगा, सिंपली 10 जीएफ, ठीक है। सिंपली लॉस इन वेट आप सिंपल निकाल सकते हो, फ्री वेट का, फ्री स्पेस का जो वेट है, फ्री स्पेस का वेट FSW, फ्री स्पेस का वेट, उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग जो न्यू वेट है, जिसको हम लोग एपरेंट वेट कहते हैं। ये जो न्यू वेट जब सबमर्ज करते हैं तो उस टाइम पे जो वेट निकल के आता है उसे हम लोग एपरेंट वेट कहते हैं। इसको हम लोग एपरेंट वेट भी कहते हैं। तो ये एपरेंट वेट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो हम लोग सिंपली इन दोनों को घटा देते हैं, तो 200 GF माइनस 190 GF, बच गई कितनी, 10 GF, ठीक है, बच गया, सॉरी क्या, हाँ ठीक है, क्लियर चीज़ें, सिंपल क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं। एपरेंट वेट तो बता दिया, एपरेंट वेट होता क्या, अब इसी से एक और क्वेश्चन, करते हैं। सेकंड नंबर डाल लो, हेडिंग। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नंबर 2 क्वेश्चन क्या कहता है, पीस ऑफ आयरन ऑफ डेंसिटी, एक आयरन का पीस है, उसकी डेंसिटी है 7.8 into 10 का क्यूब kg मीटर पर क्यूब, ठीक है, एंड द वॉल्यूम इज, और इसका वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब। चलो ड्राइंग भी बनाते हैं, ड्राइंग बनाना ही काम है। मान लो ये वो फ्लूइड है, ये मान लो पानी है, पानी के अंदर रखा हुआ है, देख लो, डेंसिटी इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, पानी के अंदर पूरा क्या हो गया, डूब गया, पूरा डुबा दिया उसको, ठीक है, तड़प हो रहा होगा बेचारा, सांस ले नहीं ले पा रहा, ठीक है, तो मान लो इसको पानी के अंदर पूरा डुबा दिए और यहाँ तक पानी को फिल कर दिए, ठीक है, यहाँ तक पानी था पूरा और यहाँ पे हमारा मान लो ये आयरन का पीस डूबा हुआ है, ठीक। अब क्या बताया गया, इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, वाटर ऑफ डेंसिटी, और यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर दिया गया है, डेंसिटी ऑफ, सिंपली डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी बोल सकते हैं, विच इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है चीजें, कैलकुलेट करना है आपको, क्या कैलकुलेट करना है कि वो वेट ऑफ आयरन पीस। अब आपको आयरन पीस का वेट फाइंड आउट करना है। अब आयरन पीस का वेट क्या होता है, सिंपली इन एयर, अभी पानी से बाहर निकालो, चलो पानी से बाहर निकाल देते हैं, पानी में, अब एयर में आ गया, अब एयर में इसका वेट क्या होगा, mg के बराबर, ठीक है। अब mg तो दिया नहीं है, तो क्या किया जाए, ओह मैं क्यों बना रहा हूँ, पॉज करो यार, सॉल्व करो, पॉज करिए, 5 4 3 2 1, पॉज करके ट्राई करिए, ठीक है, कर लिया होगा। चलिए अब बनाते हैं अब हम नंबर 1 बनाते हैं कि वेट ऑफ द आयरन पीस, सिंपली वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। वेट क्या होता है, m इंटू जी के बराबर, मास तो पता नहीं है, तो मास तो नहीं पता, बट हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है ना, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और यहाँ पे डेंसिटी ये वाली डेंसिटी नहीं, यहाँ पे डेंसिटी होगी आयरन वाली, ये आयरन वाली डेंसिटी, ये पानी वाली डेंसिटी, तो आयरन वाली डेंसिटी किसके बराबर होगा, मास बाय वॉल्यूम। तो हमें तो मास पता नहीं, तो मास को हम लोग ये बोल सकते हैं कि डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दे, यानी डेंसिटी ऑफ आयरन इंटू वॉल्यूम ऑफ आयरन, ठीक, डेंसिटी ऑफ आयरन इंटू वॉल्यूम ऑफ आयरन। चलो ये दोनों चीज़ों को देख लेते हैं, डेंसिटी और ये चाहिए, तो मास निकालने के लिए हमको डेंसिटी भी चाहिए आयरन की और आयरन का वॉल्यूम भी चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ आयरन तो गिवन है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई शक नहीं, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ आयरन हमारा ये वाला पार्ट रहा। चलिए अब अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमारा ये है, बट एक मिनट देखोगे तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम, यहाँ पर मीटर क्यूब में डेंसिटी निकाली हुई है, मीटर क्यूब में, और यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा, तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ आयरन आएगा, कन्वर्ट करने के बाद वो कैसे करोगे, 100 है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, 10 पे पावर -6 है, क्यों कर रहे हैं ये तुम सोचना, ठीक है, तो 100 इसको 10 पे पावर -6 से मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल आपका आंसर आएगा 10 पे पावर -4, वही हमारा क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है, इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। अब बोले कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, 10 पे पावर -6, देखो
क्या है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब है, यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर के लिए एक बार 100 से डिवाइड, दूजे के लिए 2 बार, तीजे के लिए 3 बार, तो कितने हो गए, कितने जीरो हो गए, 6 जीरो हो गए, तो इसीलिए हमने 10 पे पावर -6 से डिवाइड कर दिया। सिर्फ क्लियर है। चलिए, तो हमारा जो वॉल्यूम आ गया वो 10 पे पावर -4 मीटर क्यूब आ गया आफ्टर कन्वर्टिंग। कन्वर्ट करने के बाद ये चीज आ गई, तो ये भी पता, दोनों को कर दो क्या, लापता नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो हम लोग इसको छोड़ के हम लोग ये लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग जी भी लिखेंगे, वी रो जी। तो वी देख लो, वी है हमारा 10 पे पावर -4 इंटू 7.8 इंटू 10 का क्यूब, एंड देन वी विल टेक जी को हम लोग 10 ले लेते हैं, लेट जी बी 10। ठीक है, तो इसको हम लोग 10 ही लेते हैं, इजी पड़ेगा हमारे लिए, तो 10 लेते हैं, तो ये हमारा क्या आएगा 7.8 इंटू 10 पे पावर हम ऊपर 4 लिख सकते हैं, और इंटू 10 पे पावर -4 भी है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 7.8 न्यूटन। ठीक है, ये 7.8 न्यूटन के बराबर हमारा क्या आएगा, वेट आएगा। क्लियर है, पहला टर्म समझ आ गया होगा। अब चलो दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा क्या होगा, दूसरा है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का हमने कैलकुलेशन पता है, अपथ्रस्ट इसी को FB भी बोलते हैं, फेसबुक नहीं, बियॉन्ड फोर्स। FB जो हमारा होता है वो कितने के बराबर होता है, V रो जी के बराबर। अब ये जो V है, ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या डिस्प्लेस्ड, ये क्या है, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ, तो कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा, जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हुआ होगा। ठीक है, अगर आपका वॉल्यूम, मान लो आपका जो बॉडी है, स्विमिंग पूल में जाओगे, आपका वॉल्यूम जो होगा उतना ही वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा ना उस जगह से, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा या उससे कम तो नहीं होगा। अब क्या है, अब आप हो, मान लो आपको जगह लगती है इतना, अगर आपको इतनी जगह लग रही है, और अगर मान लो तो आप इस जगह में इतनी जगह में फिट हो गए ना, ऐसा तो नहीं कि आप एकदम से बहुत ज़्यादा जगह बता दोगे या एकदम इतनी सी कम जगह में फिट हो जाओगे, नहीं, आप जहाँ जाओगे उतना ही वाटर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली इसको क्या बोल सकते हैं, V इंटू रो इंटू जी, V इंटू रो, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। अब ये जो वाटर डिस्प्लेस हुआ वो सिंपली वॉल्यूम ऑफ आयरन के भी बराबर होगा, ये सिंपली किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन के बराबर होने वाला है। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन हमारा कितना है, 10 पे पावर -4, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 10 पे पावर -4 इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विच इज 1000 इंटू जी की वैल्यू 10 कर लेते हैं, तो हमारा जो बियॉन्ड फोर्स होगा वो कितने के बराबर होगा, ये भी सिंपली, ये तो हमारा कटकुट के 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये दोनों खत्म होके 1 आ गए थे, यहाँ पे भी FB हमारा कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन आ जाएगा, ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन आ जाएगा। अब क्या है, एपरेंट वेट। अब हमारा जो थर्ड है वो क्या है, एपरेंट वेट। ठीक है, नंबर 3 एपरेंट वेट कितना होगा, तो हमें पता है एपरेंट वेट जो होता है वो कितने के बराबर होता है, आपका जो रियल वेट होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही जाना है कि रियल वेट में से आप अपथ्रस्ट को माइनस कर देंगे, या फिर FB को माइनस कर देंगे। तो रियल वेट हमारा कितना था, रियल वेट हमारा था, ये कहाँ गया, भूल गया क्या, हाँ 7.8, क्या यार, और उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 1, बचेगा कितना, 7 में से 1 माइनस करो, कितना बचेगा 6.8 न्यूटन। तो 6.8 न्यूटन ये हमारा क्या आ जाएगा, एपरेंट वेट आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए आप और भी क्वेश्चंस बनाइए, कोई डाउट हो तो एकदम कमेंट करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।